टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर हरक सिंह रावत से जुड़ी हुई है। हरक सिंह रावत आज भी दिल्ली में ही मौजूद है। कांग्रेस नेताओं से हुई हरक सिंह की बातचीत, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में मौजूदगी हरक सिंह रावत की और कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली में ही मुलाकात। हरक को लेकर आज कांग्रेस फैसला ले सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। हरक रावत की कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत से, प्रीतम सिंह से, गणेश गोदियाल से बातचीत हुई है हरक सिंह रावत की। अब कांग्रेस आज इस पर अपना कोई फैसला ले सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली में ही डटे हुए हैं हरक सिंह रावत और यहीं पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी मौजूद हैं। मेरी आज सुबह बातचीत हुई है। अब वो मुझे बताएंगे कि आगे क्या होना है। वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। तो एक जैसी भी स्थिति बनेगी और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम हो। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। तो हरक सिंह रावत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, जो वहां से कहा जाएगा उसके बाद फिर वो अपना फैसला रखेंगे सामने। इसी पर और जानकारी लेते हैं अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, अब देखिए बातचीत तो लगातार हो रही है। जब पार्टी से बर्खास्तगी हुई, जब कैबिनेट से बर्खास्तगी हुई हरक सिंह रावत की, बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया। उस वक्त भी ये कहा गया कि लगातार वो बातचीत कर रहे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक्शन उन पर हुआ। अब फिर से ये खबर एक बार परवान पर है कि बातचीत उनकी लगातार बड़े दिग्गजों से हो रही है। तो फिर कांग्रेस इतना वक्त क्यों ले रही है, इसको जरा समझाएं। जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से हरक सिंह रावत के अतीत में बयान रहे हैं, खासतौर से जब 2017 के पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ा था और उस वक्त हरीश रावत को लेकर के बहुत सारे बयान दिए थे, जिसके बाद नाराजगी दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और हरीश रावत हमेशा से ये कहते आए हुए हैं कि जब तक हरक सिंह रावत सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो उनको पार्टी में नहीं लेंगे। तो हरीश रावत चूँकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कैंपेनिंग कमेटी के इस वक्त चेयरमैन उत्तराखंड के अंदर, पूरा उत्तराखंड का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दारोमदार लगाकर लड़ रही है। लिहाजा हरीश रावत ने अभी तक अपनी ओर से कोई सिग्नल नहीं दिया हरक सिंह रावत को शामिल करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हरक सिंह रावत डील कर रहे थे, पहले बीजेपी के साथ उन्होंने 2 टिकट को लेकर के दबाव बनाया। जब वहां बात नहीं बनी, बीजेपी ने उनका निष्कासन कर दिया। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में भी अब बातचीत कर रहे हैं कि 2 टिकट किसी तरीके से हो जाए, एक उनका और एक इनकी बहू अनुप्रीति का। तो इसको लेकर के अभी बातचीत जारी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से बातचीत की है, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से बातचीत की है। अब दोनों ही नेता हाईकमान से यानी कि राहुल गांधी से बातचीत करेंगे और राहुल गांधी भी सबकी सहमति लेंगे, सबकी स्वीकृति लेंगे। उसमें खासतौर से बात रहेगी हरीश रावत की कि उनका क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि हरीश रावत ने कल ही मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि उनको अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जब हरक सिंह रावत शामिल होने के लिए कहेंगे तब विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि उनको शामिल कराने से पार्टी को क्या हित है और किस तरीके से वो आगे काम आ सकते हैं। ये सब विचार के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। तो यही कारण है कि हरीश रावत लगातार ये कह रहे हैं कि पहले जो पार्टी के आंतरिक सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि हरीश रावत लगातार ये कह रहे हैं कि पहले हरक सिंह रावत माफी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने अतीत में बयान दिया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, हरीश रावत को लेकर के, इन तमाम सारे पुराने बयानों के लिए माफी मांगे। उसके बाद ही पार्टी में उनके लिए कोई दरवाजे खोले जाने चाहिए। और हरक सिंह रावत जिस तरीके से 2 पार्टी को लेकर दबाव बना रहे हैं, इस पर भी अभी मंथन जारी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उनको 1 टिकट दिया जाए या 2 टिकट दिया जाए। बहुत हद तक मुमकिन है कि उनको 1 ही टिकट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी से और इसी को लेकर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। यही कारण है कि अभी तक हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है पार्टी में शामिल कराने का। या फिर 2 महत्वाकांक्षाएं लगातार उनकी बढ़ रही हैं। महत्वाकांक्षाओं के चलते ही अब बीजेपी ने एक्शन लिया। अब कांग्रेस लेगी हरक सिंह रावत को या फिर नहीं लेगी, इसको लेकर लगातार कई खबरें चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अविनाश और ताजा जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री का विरोध भी हो रहा है। जी हां, केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत खुले तौर पर कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जैसे नेता की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। मनोज रावत से बात की हमारे संवाददाता रवि कैनपुरा ने, सुनिए।
हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासन के बाद अब उन्होंने ये तो साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस में ही जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस हाईकमान इस पर अंतिम फैसला लेगी, जिस पर अभी इंतजार करना है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मनोज रावत हैं, जो कि केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं। वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? मनोज जी, हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर 2016 का भी जिक्र लगातार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल सरकार में सत्ता का सुख भोगने के बाद बर्खास्त मंत्री हरक सिंह जी ने भले ही इच्छा जाहिर करी हो कि वो कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेसी उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम कांग्रेसी, उत्तराखंड का आम कांग्रेसी 16 की घटना को नहीं भूला है। आम कांग्रेसी उस दिन को नहीं भूला है जिस दिन एक गिरोहबंद तरीके से, जिसका नेतृत्व हरक सिंह जी ने किया था, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया और देश के उच्च न्यायालय ने जिस वाकये को लोकतंत्र की हत्या बनाया और कांग्रेस को 5 साल तक के जिस तरह से इन्होंने जलील करा सरकार में, सदन में और सदन से बाहर, तो आम कांग्रेसी इस बात को, जिसमें मैं भी एक कांग्रेसी हूँ, हम बिल्कुल भूल नहीं पाए हैं। तो इसलिए वो भले ही कांग्रेस की सेवा की आज बात कर रहे हों, लेकिन कांग्रेसी क्या उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये अहम बिंदु है। आप सोशल मीडिया पर, अखबारों में, आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप उनके बारे में जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेसी उनको कांग्रेस में लेने के पक्ष में है या कांग्रेस में उनके आने से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है। मनोज जी, प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं से क्या आपकी बातचीत हुई है? आपकी जो नाराजगी है, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई, आपने उनको सलाह दी या बातचीत करी है? क्योंकि अभी लगातार इस बारे में चर्चा चल रही है, दिल्ली में सभी नेता डटे हुए हैं। देखिए, विभिन्न हमारे संगठनों ने, जिला संगठनों ने अपनी इच्छा को शीर्ष नेतृत्व के सामने लिखित में भी भेजा है और मेरी भी जिन शीर्ष नेताओं से बात हुई है, मेरा साफ मानना है कि हरक सिंह जी पर बेहद संगीन मामले हैं, जिनमें से एक मामला मैंने जब नियम 58 में उठाया, कर्मकार कल्याण बोर्ड का 20 करोड़ रुपया फर्जी ढंग से कोटद्वार के फर्जी मेडिकल कॉलेज, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसके निर्माण के नाम पर रूफ एंड ब्रिज कॉरपोरेशन कलकत्ता को दिए थे। तो वो मेरा मामला उठाने के बाद उसको 2 दिन में वापस 18 करोड़ पहले आए और 2 करोड़ रुपये कहाँ रुके हुए थे डीपीआर के नाम पे, वो मुझे जो लगता है कि 2 करोड़, सब प्रदेश का बच्चा जानता है कि वो 2 करोड़ कहाँ से वापस मंगाए गए, सरकार को मजबूरी में वापस मंगाना पड़ा। ऐसे दर्जनों मामले हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के जो भी नेता उनकी गारंटी लेते हैं, उनको उनकी शुचिता के, उनके चरित्र के, उनके सभी मामलों पर गारंटी लेनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उनका लेना कांग्रेस को भारी पड़ जाए। आप इस बात का विरोध कर रहे हैं उनके एंट्री को लेकर, आपके साथ तमाम और लोग भी हैं। एंट्री अगर हो जाती है, उसके बाद आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं उन्हें हमेशा लोकतंत्र का हत्यारा मानूंगा, कांग्रेस का अपराधी मानूंगा 16 में जो उन्होंने वाकया किया है। और मैं इस बात पर भी अडिग हूँ कि वो उनकी किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति वैचारिक निष्ठा नहीं रही है। उन्होंने सदन में दर्जनों बार कहा है, मैं जब चाहे जिस दल में चले जाता हूं, जिसको चाहे उसको मैं साथ लेता हूं। तो मेरी उनकी छवि मेरे मन और मस्तिष्क में, मेरी वाणी में उनकी यही छवि रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में तमाम चीज़ों को लेकर माथापच्ची चल रही है, लेकिन केदारनाथ से जो विधायक है कांग्रेस के मनोज रावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा ही मानेंगे और पार्टी को भी अगर निर्णय लेना है तो सोच समझ कर लेना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर भी इन तमाम चीज़ों को लेकर विद्रोह की स्थिति बने। ऐसे में अभी लगातार हरक सिंह रावत ने भले ही खुद इच्छा जाहिर की हो कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, इस पर अभी प्रतीक्षा करनी होगी। अपने सभी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि अगर हरक सिंह रावत को पार्टी में लिया जाता है, कांग्रेस में लिया जाता है, तो इसका नुकसान आने वाले चुनावों में उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे अजीत जी का रुख करते हैं। अजीत जी, देखिए, पहले जो हुआ 2016 में, उसको याद किया जा रहा है। अभी हम सुन रहे थे मनोज रावत जी को, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर हरक सिंह रावत को लिया जाता है तो नुकसान होगा। इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए। अब देखिए, गुटबाजी और जो नाराजगी है वो तो अभी से उभरनी शुरू हो गई है। अगर लिया जाता है हरक सिंह रावत को, फिर क्या हाल होगा, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है इस वक्त। दीपा, देखिए, राजनीति की उलटबाजियां हमेशा मनमाफी को ये जरूरी नहीं है।
और हरक सिंह रावत जिस तरह से पहली बार अपने हाईली क्राइसिस के दौर में गुजर रहे हैं वो भी पहली बार हो रहा है। तो कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि इस परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं और उनको बर्खास्त हुए 3 दिन हो चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से अभी उनको कोई इशारा, कोई दिलासा कुछ नहीं है। और चूंकि हरीश रावत जैसा अभी मनोज रावत को आप सुन रहे थे जो केदारनाथ से विधायक हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2016 में उन्होंने जो किया था और जो गड़बड़ घोटाले किए हैं, कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर हरक सिंह रावत के घोटालों के खिलाफ नियम 58 में कार्रवाई करने की मांग करते रहे हैं, चर्चा होती रही है। और वही कांग्रेस के विधायक, वही पदाधिकारी हरक सिंह रावत की लय में कैसे अपनी लय मिलाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर तकरीबन 1.5 साल पहले ये कहा था अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे तो फिर उनका घर वापसी पर उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन चुनाव से पहले वो भी नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले हम किसी को वापस नहीं लेंगे। तो हरीश रावत की वो तमाम जो बातें याद आ रही हैं, मुझे भी अभी तक याद हैं कि उन्होंने कहा था आना है तो अभी आइए, ये 1.5 साल पहले की बात है। और अब चूंकि चुनाव हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, नामांकन की 2 दिन बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हरीश रावत उनको लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा कहते आए हैं। और ये बात सच है कि हरक सिंह रावत और बाकी साथियों की वजह से जब सरकार गिरी थी तो उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके पूरे कर्णधार भी हरक सिंह रावत थे। तो ये विद्रोह की चिंगारी कांग्रेस के भीतर उठी हुई है और हरक सिंह रावत को किस तरह से वो लेंगे, हरीश रावत अभी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत बहुत ही गूढ़ व्यक्तित्व के धनी है, वो बहुत ही गूढ़ सियासतदान है, तो वो अभी बहुत जल्दी अपने पत्ते खोलने वाले नहीं है। और मुझे नहीं लगता हरीश रावत के सहमति के बगैर कांग्रेस उनको वापस ले लेगी। तो हरीश रावत इनको अभी 2-3 दिन में नाप तोल रहे हैं, इनका कितना वजन है, इनकी क्या हैसियत रह गई है, तो उसी हिसाब से ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हरीश रावत भी अगर सहमत हो जाते हैं तो पार्टी के भीतर जो विद्रोह के स्वर जो उठ रहे हैं, एक पूर्व मंत्री हैं हीरा सिंह बिष्ट, पहले विधायक भी रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि किसी की भी सीट पर बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा और हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होंगे। यानी 2-3 बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं। हरीश रावत पत्ते नहीं खोल रहे हैं, गणेश गोदियाल कुछ नहीं कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो प्रीतम सिंह हैं उनका कुछ अता पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हरक सिंह रावत को भी तोला जा रहा है, उनमें कितना वजन बचा है। जी बिल्कुल अजीत जी, अभी स्थितियों को वहां पर भापा जा रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हर पहलू को वहां पर देखा जा रहा है और देख भी रहे हैं, वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, और सोच समझ करके ही आगे कोई कदम बढ़ाया जाएगा। क्योंकि 2016 की स्थिति जो उभरी थी वो हरक सिंह रावत की वजह से ही संकट में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तफसील से समझाने के लिए कि कांग्रेस के सामने इस वक्त दिक्कत क्या है हरक सिंह रावत को लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की हॉट सीट मानी जाने वाली गंगोत्री पर दंगल होने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस को गंगोत्री से दिग्गजों को उतारने की चुनौती दी है। गंगोत्री ये सिर्फ हिंदू आस्था का धाम नहीं, बल्कि वो विधानसभा सीट भी है जिसे उत्तराखंड की सत्ता का पहला पायदान भी माना जाता है। कहा जाता है कि गंगोत्री जीतने वाले प्रत्याशी की ही पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है। यही वजह है कि गंगोत्री को उत्तराखंड की हॉट सीट भी कहा जाता है। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर पूरी ताकत से ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी ने इस सियासी मिथक के महत्व को समझते हुए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल को उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से उतारा है। कोठियाल भी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव मैदान में जब तक चुनौती और बयानबाजी ना हो तो रंग नहीं जमता। जिसकी शुरुआत कोठियाल ने कर दी है, वो भाजपा और कांग्रेस को इस सीट से अपने दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़ाने की चुनौती देते सुने जा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत जी को विनती करी है कि वो आए और गंगोत्री विधानसभा से इस बार चुनाव लड़े। हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं। हम हरीश रावत जी से विनती करना चाहते हैं कि वो आए और उत्तराखंड में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए गंगोत्री विधानसभा से लड़े। साथ में हम श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, हम उनसे भी विनती करना चाहते हैं कि वो भी आए और गंगोत्री से इस बार का चुनाव लड़े। वहीं भाजपा और कांग्रेस नेता कर्नल कोठियाल की इस चुनौती को प्रदेश में आपकी सियासी जमीन बचाने की चुनौती देकर रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 सालों से प्रदेश में बारी बारी से सत्ता का सुख भोगती आई, जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार इतनी दमखम से मैदान में है।
आदमी पार्टी के जो हमारे यहाँ के गंगोत्री के जो प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रदेश का हो चाहे देश का पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का वो तय करता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और रही बात आम आदमी पार्टी के पास तो यमुनोत्री में भी कैंडिडेट नहीं है, पुरोला में कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। शायद वो प्रदेश में जो है बहुत कम कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, उनके पास कहीं से कोई कैंडिडेट ही नहीं है। गंगोत्री विधानसभा को आप उम्मीदवार कोठियाल की चुनौती ने पहले से ज्यादा हॉट बना दिया है। अब 10 मार्च को देखने वाली बात होगी कि सियासी मिथक टूटता है या फिर प्रदेश की सियासत में चमत्कार होता है। उत्तरकाशी से दिग्विजय बिष्ट, एबीपी गंगा। चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औचित्य ये है कि हमें अपनी तो अखिलेश यादव को आप बात सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने अभियान के बारे में जानकारी, भाजपा के कई नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग करवाएंगे ये भी कहा। उनके साथ में अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं। फिर से एक बार ले चलते हैं आपको। देखो, हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे, जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा। लेकिन जब तक नियम वही हैं, नियम जब पुराने हैं, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं, उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं, अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए ज़रूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम ज़रूरी है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए। रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है, घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हैं और बिजली का कनेक्शन है,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिलाधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पर आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहाँ बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला हैं और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी